हम लोग बीएसटीडी का रिवीजन कर रहे हैं, चैप्टर 1 से लेकर कंट्रोलिंग तक करेंगे। अच्छे से सुनिए। सबसे पहला नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में समझना है कि सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू फेल्यूर। किसी भी चीज में से मैनेजमेंट को अगर माइनस कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, तो फेल का रिजल्ट आता है। मैनेजमेंट मींस मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। मैनेजमेंट का मतलब काम को मैनेज करना जिससे हमारा उद्देश्य का पूर्ति हो जाए। दूसरे भाषा में डेफिनेशन द मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट काम करवाने का कला है जो कि हम अपना काम किसी और से बेहतरीन ढंग से करवा लेते हैं। पीटर ड्रकर डेफिनेशन दिया था भाई कि मैनेजमेंट इज एन साइंस एंड आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस, बोला आर्ट भी और जिससे हम काम को पूरा करवाते हैं थ्रू पीपल, बाय पीपल, विथ पीपल। ये कौन बोला था? पीटर ड्रकर। कौन बोला था? कोई भी एक डेफिनेशन याद रखेंगे तो काम चलेगा। तो मैनेजमेंट मींस मैनेज द फॉर द अचीवमेंट ऑफ। दूसरा डेफिनेशन क्या? मैनेजमेंट इज एन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। क्लियर है क्या? मैनेजमेंट के पापा कौन है? पीटर ड्रकर। कौन है भाई? हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट? पीटर ड्रकर। पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट? हु इज द ऑथर द बुक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट? द बुक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट को कौन लिखा था? पीटर ड्रकर। कौन? बोलिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? दो वर्ड आपको मिलेगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस माना वर्क कंप्लीशन ऑन टाइम, समय से काम कंप्लीट हो गया माना इफेक्टिवनेस है। एफिशिएंसी का मतलब होता है नो वेस्टेज, सेव टाइम, सेव कॉस्ट, वर्क कंप्लीशन ऑन टाइम। कोई बर्बाद नहीं किए, समय बचा दिए, पैसा बचा दिए, समय से काम कंप्लीट करके दे दिए। इसको कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं भाई? मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है, ये हम लोग को समझना जरूरी है। मैनेजमेंट का विशेषता की गोल ओरिएंटेड। कौन सा? उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन, ये लगातार होना चाहिए। एक दिन में रुकेगा मैनेजमेंट मर जाएगा, वरना बिजनेस मर जाएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन, परवेसिव फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, परवेसिव माने इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। इट इज एप्लीकेबल कंटिन्यूअस, परवेसिव किसी का फीचर्स में लगाइएगा काम चल जाएगा। तो फीचर से मैनेजमेंट क्या भाई? गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस फंक्शन, परवेसिव फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2-3 याद रखेंगे काफी है, क्योंकि एक मार्क वाला क्वेश्चन आएगा। समझ रहे? इस चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बट एमसीक्यू और एसएक्यू आएगा। नेक्स्ट है हम लोग का है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहता है कि थिंक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। आप सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए कि सर्वाइवल कैसे हो। सर्वाइवल माने इतना कमा ले कि बिजनेस का खर्चा चल जाए, इतना कमा ले कि बिजनेस का, इसको कहते हैं सर्वाइवल। क्या कहते हैं? प्रॉफिट कैसे हो? प्रॉफिट माने लाभ कैसे हो? ग्रोथ कैसे हो? ग्रोथ माने सेल बढ़ रहा, लेबर का संख्या बढ़ रहा, ब्रांचेस बढ़ रहा है, इसको क्या कहते हैं? ग्रोथ। क्या कहते हैं? तो पहला कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कौन सा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बाद में आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है थिंक अबाउट सोसाइटी। क्या करे? फ्री में दान कर दे? नहीं। प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। अच्छा क्वालिटी का माल दो, रीजनेबल प्राइस पे दो, रिफंड का फैसिलिटी रखो, बस और कुछ नहीं चाहिए समाज के लोगों को। इसको कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पीयर रिकॉग्निशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को इज्जत दो। समझ पा रहे? गुड वर्किंग, समझ पा रहे? प्लेस दो, वर्किंग, समझ पा रहे? कंपेटिटिव सैलरी दो कि ना देने में खराब लगे ना लेने में खराब लगे। इसको कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अपने स्टाफ के बारे में सोचिए, अपने स्टाफ के बारे में। तो मैनेजमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल में 3 चीज आता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट के 3 लेवल है भाई। मैनेजमेंट का 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। बोलो क्या बोले? टॉप लेवल का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, मिडिल लेवल का नाम एग्जीक्यूटिव लेवल, लोअर लेवल माने सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेटिंग लेवल। समझ पा रहे? सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेटिंग लेवल। समझ गए? स्कूल में भी आपका 3 लेवल था, टॉप, मिडिल, लोअर। टॉप में कौन आ जाएगा? ओनर, प्रिंसिपल, टीचर इंचार्ज, वाइस प्रिंसिपल, सब टॉप में आएगा।
मिडिल में कौन आएगा? टीचर। लोअर मिडिल में कौन आएगा? दरबान। अब जो कमजोर बच्चा होता है वो दरबान से दोस्ती करता है, जो ब्रिलियंट होता है प्रिंसिपल से दोस्ती करता है, जान पहचान बढ़ाता है, अपने हो जाता है। और लोअर लेवल वाला दरबान से खरीद मिलता है जाके, नहीं समझा क्या बोले? अब मिडिल लेवल वाला टीचर से संपर्क रखता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वैसे कंपनी में 3 लेवल है भाई, टॉप मिडिल लोअर। टॉप मिडिल, टॉप लेवल में कौन है? ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, ये सब टॉप लेवल। मिडिल लेवल में कौन आएगा? परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। लोअर लेवल में कौन आएगा? फोरमैन, सुपरवाइजर, क्लर्क। फोरमैन, सुपरवाइजर। टॉप लेवल का लोगों का काम क्या है भाई? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पॉलिसी मेकिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पॉलिसी। टॉप लेवल का लोग बैठ के काम करता है, मतलब शरीर से काम नहीं करता, इस ब्रेन से काम करता है। कौन भाई? टॉप लेवल। कौन? मिडिल लेवल का एक ही काम है, स्टाफिंग, सही व्यक्ति को लगा के काम करवा देगा। और लोअर लेवल का काम है डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग और काम को करवाएगा, इंस्ट्रक्शन इशू करेगा, उस पर कंट्रोल करेगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का टोटल 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बोलो क्या बोले? डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। कितना फंक्शन है? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन व्हाट टू डू, हाउ टू डू। समझ पा रहे? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर होम टू डू, बाय होम टू डू। ये पूरा का पूरा किसका डेफिनेशन है? प्लानिंग। मैंने आगे से सोच लो क्या करना, कैसे करना, कब करना, किसके लिए करना, इसको कहते हैं प्लानिंग। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग माने अरेंज द वर्क इन प्रॉपर वे, काम को सही ढंग से अरेंज कर दो, सही ढंग से चालू करवा दो, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। स्टार्ट करवा दो सही ढंग से, स्टार्ट करवाने का बहुत बड़ा वैल्यू है, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग का मतलब चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द, सही व्यक्तियों का लाना सही काम के लिए, सही व्यक्ति का चुनाव करना। नहीं समझे? स्टाफिंग। किसका बात कर रहे हैं? सही लोग नहीं रहेंगे आपका संस्था बर्बाद हो जाएगा, तो सही लोगों को लेके आइए। समझ पा रहे हैं? संस्था तो हटाओ, जीवन में सही दोस्त नहीं होगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। समझ? देखते नहीं हो 5 दोस्त है, उसमें एक दोस्त खाने नहीं खाता, 4 को दोस्त खाने खाता है, तो 99% चांसेस है कि वो 5वां दोस्त भी नहीं खाएगा। वो खिलाएगा, डेली पटकेगा सामने, क्या माथा नक्शा है, थोड़ा खाना खाना खाना, 1 दिन 2 दिन खिलाएगा, तो सरकार बोलेगा बड़ा मजा आ रहा है, वो खिला, हो गया, कछुआ हो गया। नहीं समझा बात? नहीं। इसको क्या कहते हैं? स्टाफिंग। क्या बोल रहा है बालक? हम कह रहे 99%, 1% तो अपवाद में लोग है, 100% मैंने नहीं कहा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? छोड़िया चाहिए, मैं आप व्यक्ति विशेष पे क्यों लेते हैं? मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। समझ रहे? पहला क्या भाई? प्लानिंग। पहला क्या? समझ रहे? हमारे बच्चे नासा से ग्रसित है कि मुक्त है हमको नहीं मालूम, और हमको जानना भी नहीं है, सिर्फ हमको पढ़ाना है। आइए, पहला क्या? प्लानिंग। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा स्टाफिंग। चौथा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग है, सुनो ध्यान से। डायरेक्टिंग मीन्स इशूइंग इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, मोटिवेशन, लीडिंग टू द पीपल। इंस्ट्रक्शन दो, गाइड करो, मोटिवेट करो, लीडिंग करो उसको। समझ पा रहे? इसको कहते हैं डायरेक्टिंग। क्या कहते हैं? क्या करना है उसको गाइड करो, मोटिवेट करो काम करने के लिए, इसको डायरेक्टिंग कहते हैं। और लास्ट में आता कंट्रोल। क्या भाई? कंट्रोल माने कमान को अपने हाथ में रखो, हाथ से कमान छूटेगा गड़बड़ हो जाएगा। समझ पा रहे? माना कंट्रोल अपने हाथ में रखो, कंट्रोल। इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग। हम लोग बेस्ट एग्जांपल कितना बार दे चुके हैं। घोड़ा पे बैठोगे तो घोड़ा का कमान आपके हाथ में होना चाहिए, घोड़ा का कमान छूटेगा घोड़ा बेकाबू हो जाएगा। घोड़ा का कमान जब तक आपके हाथ में रहेगा तब तक आपके हिसाब से घोड़ा चलेगा, लेकिन जैसे कमान छूटा वो अपने हिसाब से चलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? किसका बात करें? कंट्रोलिंग। किसका? समझ रहे हो? तो कितना फंक्शन है मैनेजमेंट है? कौन कौन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है पॉट्स कर्व। पॉट्स कर्व को कौन दिया था? लुथर गुल्ली। कौन दिया था? P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, D फॉर, S फॉर, C फॉर, R फॉर, D फॉर। पॉट्स कर्व को कौन दिया था? लुथर गुल्ली। कौन दिया था? मैनेजमेंट आर्ट भी और साइंस भी है। आर्ट भी और मैनेजमेंट। आर्ट कैसे है? क्योंकि आर्ट का लक्षण मिलता है। आर्ट माने काम करवाने का कला, काम करने का कला, काम करने का। ड्राइंग मत समझना, आर्ट नाम लेते हैं समझ, ओ ड्राइंग क्या? नहीं नहीं नहीं, किसी भी काम को करने का कला को आर्ट कहते हैं। जैसे मेरा पढ़ाने का ये कला है, किसी और का कला किसी कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ हो सकता है।
अब कोई काम ही करता है, नहीं समझे, तो उसका काम करने का कला अलग हो सकता है, दूसरा व्यक्ति का अलग हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? आर्ट। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं क्या बोल रहे? लोग कहते हैं ना कि धोनी के कैप्टनशिप में जादू था, तो आर्ट है भाई, उनका अपना काम करने का तरीका था। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन क्यों? क्योंकि उसके लिए थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, थ्योरी का ज्ञान तो चाहिए, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज। कौन सा? अब पर्सनलाइज स्किल है ये, खुद ये व्यक्ति विशेष पे होता है, समझे? क्लियर है क्या? किसका बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन तो आर्ट देखिए, मैनेजमेंट आर्ट कैसे है? क्योंकि आर्ट के 3 चीज होना जरूरी है, थ्योरी का ज्ञान, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज। समझ पा रहे? तो मैनेजमेंट को करने के लिए भी तो ये सब चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब तो मैनेजमेंट करेगा। तो मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है भाई। मैनेजमेंट साइंस कैसे है? मैनेजमेंट जो है सोशल साइंस है, प्योर साइंस नहीं है, मेडिकल साइंस, बायोलॉजी नहीं है। मैनेजमेंट कौन सी साइंस है भाई? सोशल साइंस। कौन सी साइंस? क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट बेस है, जो भी साइंस में दिया है तो कैसे दिया गया? एक्सपेरिमेंट बेस। कैसे दिया गया? तो आपको क्या लग रहा है? मैनेजमेंट ऐसे ही आ गया था कि एक्सपेरिमेंट करके आया था? 30 साल एक्सपीरियंस चला था, 30 साल। कौन किया था? हेनरी फेल। कौन? तब जाके मैनेजमेंट बना। तो मैनेजमेंट आर्ट भी। और नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे? नेक्स्ट मैनेजमेंट देखो, प्रोफेशन के लिए 3 चीज होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल ट्रेनिंग। बोलो क्या बोले? तो मैनेजमेंट के लिए भी तो चाहिए ना स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल ट्रेनिंग। तो कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है? क्योंकि स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज लगेगा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, सभी लोग नहीं आ सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है। तो मैनेजमेंट करने के लिए सब तो चाहिए ना जी, डिग्री लेके आना पड़ता है, डिग्री। मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स बन गया, बीबीए, एमबीए, समझ रहे? तो ये मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं? प्रोफेशन है। क्या है? प्रोफेशन। इसमें एक और टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ। कोऑर्डिनेशन का मतलब सब चीज का मेलजोल होना चाहिए। अभी देखिए, हर चीज का मेलजोल है तभी तो पढ़ाई हो रहा है। अभी तालमेल बिगड़ जाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगा। खाली इसमें से बोर्ड हटा दिया जाए तो पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगा। बोर्ड है, लेकिन हटा दिया जाए तो हम ये नहीं करेंगे पढ़ाई नहीं होगा, बट दिक्कत होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले? क्यों? क्यों? कोऑर्डिनेशन बिगड़ चुका है। कोऑर्डिनेशन तो हर चीज का तालमेल का होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट कौन दिया था? कॉन्ट ओडॉनेल। कौन दिया था? कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट कौन दिया था? तो कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये सार तत्व होता है, तो महत्व तत्व होता है। समझ पा रहे? महत्वपूर्ण तत्व होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बोलो क्या बोले हैं? प्रिंसिपल्स मींस क्या होता है भाई? रूल्स। यू कैन और यू कांट। रूल्स क्या कहता है कि ये काम करना चाहिए और ये काम, रूल तो यही कहता है। देखिएगा कहीं जाइएगा मंदिर उंदिर में तो लिखा रहता है, समझ पा रहे हैं, कि फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, माने आप समझ पा रहे हैं, आप मंदिर परिसर में फोटो नहीं खींच सकते हैं। समझ पा रहे हैं? स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो कुछ कुछ अपना वो नियम रूल्स लिखा रहता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? नियम लिखा रहता है, लेकिन फिर भी लोग फोटो जाके खींचते हैं, तो भाई आपसे रोका जाएगा, मोबाइल आपसे छीना जाएगा, तो मना किया जाएगा, क्योंकि आप रूल है भाई। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? प्रिंसिपल्स। किसका? तो प्रिंसिपल माने क्या होता है? रूल्स। यू कैन और यू कांट। समझ पा रहे? जैसे प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि प्रत्येक दिन सूरज कौन सा दिशा से उगेगा और खत अस्त कहां हो जाएगा, सही है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल से मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया, मैनेजमेंट का क्या दिया? तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल से मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल से मैनेजमेंट। प्रिंसिपल से मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है? ये एक जनरल गाइडलाइंस है। ये एक जनरल क्या है? ये कुछ नहीं है, एक जनरल गाइडलाइंस है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सारे संस्था पे लागू हो जाएगा। सारे संस्था पे क्या हो जाएगा? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। कैसे बनाया था भाई? 30 साल एक्सपेरिमेंट करके बनाया था। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड, ये फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। फ्लेक्सिबल, मेनली बिहेवियरल, लोगों से संबंधित है, लोगों से। तो फीचर्स क्या क्या है भाई? पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यूनिवर्सल जनरल गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड मेनली बिहेवियरल। समझ पा रहे?
नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक कौन सा डिसीजन ले पाते हैं भाई? मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंट चेंज हुआ तो उसके हिसाब से इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, समझ पा रहे? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिलिंग सामाजिक जिम्मेवारी को पूरा करते हैं। प्रोवाइड मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, मैनेजर को जरूरी वाला चीज बताता है, जरूरी वाला बात को बताता है। ये क्या भाई? सिग्निफिकेंस है। किसका सिग्निफिकेंस है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ। नेक्स्ट हम लोग को समझना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कौन दिया था? हेनरी फ्योल। कौन दिया था? 14 प्रिंसिपल दिया था। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, बोला काम को बांट दो, जिसको जो काम आता है उसको दे दो ताकि बेहतरीन ढंग से करे। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। का सारा काम अकेला करना नॉट पॉसिबल, इसलिए काम को छोटे छोटे पार्ट में बांटो और वर्कर के दे दो कि तुम लोग कंप्लीट करो काम को। इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कहते हैं? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, भाईचारा के साथ काम करिए, भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। माफ करिएगा, माफ करिए, माफ करिए, हम लोग साइंटिफिक में भी एंट्री मार दिए हैं, माफ करिएगा। सुनिए, पहला क्या भाई? डिवीजन ऑफ। दूसरा प्रिंसिपल से ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मींस पावर टू टेक द डिसीजन, रेस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द। देखो, ऑथोरिटी माने पावर देना जिससे वो निर्णय ले सके, जिससे वो क्या ले सके, और रेस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेवारी देना। क्या देना? तो ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को ना मैच करा के देना चाहिए, समझ पा रहे? ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैच करा के, माने ऐसा व्यक्ति को दो जो अथॉरिटी लेना जानता हो और जिम्मेवारी को निभाना भी जानता हो। जिम्मेवारी को निभाना भी सिर्फ अथॉरिटी लेने से नहीं होता है, जिम्मेवारी को निभाने भी आना चाहिए। तो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड, तो अथॉरिटी मींस पावर टू टेक द, रेस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। बोथ मस्ट बी पैरिटी, बोथ मस्ट बी, समझ रहे हैं? डिसिप्लिन, अपना एक तगड़ा नियम बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, कैसे क्या करना नहीं करना है, समझ रहे हैं? जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते थे तो आपने अपने स्कूल का एक तो डिसिप्लिन था, अपने अपने स्कूल का क्या था कि 12 बजे आना है, 5 बजे छुट्टी हो जाएगा, 2:30 बजे टिफिन हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आते आते पहले प्रार्थना होगा, प्रार्थना के बाद फिर पढ़ाई होगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे? पढ़ाई के समय अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब करेगा तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, क्लास से निकाल दिया जाएगा, कान पकड़ के खड़ा करा दिया जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। डिसिप्लिन है भाई। आइए नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। हाँ, मारे जाने वाला बड़ा कंसेप्ट कम हो गया आजकल, पहले चलता था ऐसा, आजकल कम हो गया। आजकल सीधा सीधा बोला जाता नहीं घर जाइए, पिताजी को बुला के बेइज्जत करके घर दे दो। यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर गिवन बाय ओनली, वाई ऑर्डर देने वाला एक जन होना चाहिए, सब लोग ऑर्डर नहीं दे सकते, समझे? बोलने वाला, आदेश देने वाला एक जन, सब लोग आदेश देगा तो काम कौन करेगा? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 1 यूनिट 1 प्लान 1 गोल, 1 यूनिट 1 प्लान, एक यूनिट में एक प्लान एक गोल होना चाहिए, सभी लोग एक दिशा में काम करें, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ, नहीं समझे? जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव आप लोगों का, समझ पा रहे हैं? उज्जवल भविष्य और 12 का एग्जाम में बढ़िया मार्क्स, यही है ना? इसी डायरेक्शन में आप लोग काम कर रहे हैं ना, हम भी तो उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आपका उज्जवल भविष्य और आपको बेहतरीन मार्क्स आए, आप परीक्षा को अच्छे से उत्तीर्ण कर जाए, पास कर जाए, यही ऑब्जेक्टिव है दोनों का। तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट 1 प्लान 1 गोल, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बालक लोग डिस्टर्ब मत करो, तो बहुत टाइम लग जाएगा, सुनो ध्यान से। नेक्स्ट, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, पर्सनल हितों का त्याग करो। ऑर्गेनाइजेशन में आ गया ना तो खुद का लाभ का बारे में मत सोचो, संस्था को कैसे लाभ होगा उसके बारे में ध्यान दो, समझे क्या बोले? माने अपना व्यक्तिगत हितों का त्याग करो, जनरल इंटरेस्ट में मन लगाओ। जैसे आप ही लोग स्कूल में जाते हो, कभी कभी देखना मैम या सर पढ़ाए होंगे बहुत बढ़िया से, लेकिन तुम नहीं सुना होगा, कारण क्या मालूम है? पर्सनल इंटरेस्ट में खोए थे। पर्सनल इंटरेस्ट में जनरल इंटरेस्ट था कि पढ़ाई में मन लगाना था, लेकिन तुमने सुना नहीं सर का बात या मैम का बात सुना नहीं, समझ पा रहे हैं? आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट में नहीं ना खो गए हैं, आपको बोल रहे हैं, आप नहीं ना खोए हैं, सुन रहे हैं ना? सब खो जाएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो, जनरल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हितों का त्याग करो और जनरल इंटरेस्ट में मन लगाओ। नहीं समझा? जैसे अभी मान लो कोई बच्चा अपने बारे में सोचने लगे तो सोचते रह जाएगा, मेरा बात उसको नहीं सुनाई देगा। लेकिन जनरल इंटरेस्ट क्या है कि पढ़ने आया तो पढ़ाई में मन लगना चाहिए। बालक बात मत करो,
आगे बढ़ते हैं। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉय को उचित सैलरी दो, ना ही लेने में खराब ना ही देने में खराब, बस बात खत्म। इसको कहते हैं रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेमुनरेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रलाइजेशन करो, माने रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग माने पावर कुछ ही लोग के हाथ में दो, सबको पावर देने का दरकार नहीं है। और डिसेंट्रलाइजेशन माने सबको पावर दो। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर क्या भाई, स्केलर चैन। कौन सा स्केलर चैन माने सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, सिस्टम ऑफ सिस्टम में बात करो, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा ये ऑर्डर होना चाहिए, इसको कहते हैं स्केलर चैन। क्या कहते हैं? लेकिन इमरजेंसी है तो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं फॉलो होगा। गैंग प्लैंक, कौन सा? गैंग प्लैंक माने डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट में क्या होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा, इसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। क्या कहते हैं? सुनो ध्यान से, स्केलर चैन समझते हो? स्केलर चैन का मतलब हुआ कि जैसे मान लो आप ही लोग को स्कूल में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप किससे बोलते हैं? पहले टीचर से, समझ पा रहे? टीचर से बात कहां पहुंचता है, बहुत वाइटल हो जाता है तो प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से कहां पहुंचता है? ओनर के पास, मालिक के पास। नहीं समझे? पेरेंट्स के पास तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा, तुम्हारा पिताजी है भाई, डायरेक्ट बोल सकता है, उसमें क्या स्केलर चैन? नहीं समझा? समझ बोला पिता, उसके बाद पिता, पिताजी तुम्हारा तो भाई अपना पापा है भाई, बोल सकते हैं। नहीं समझे? चलिए किसका बात कर रहे भाई? स्केलर चैन। किसका बात कर रहे हैं? समझ रहे हो? तो देखो सिस्टम में गया, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते ऊपर, सिस्टम में गया ना, इसको कहते हैं स्केलर चैन। क्या कहते हैं? जैसे मान लो वर्कर काम कर रहा है, वर्कर के ऊपर मान लो ये भाई साहब मैनेजर है और इनका ऊपर ये मालिक है, तो वर्कर कोई गलती किया तो मालिक नहीं बोलेगा, मालिक मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर ठीक आके ये लोग को उल्टा सीधा करेगा। नहीं समझे? करेगा ठीक क्लास। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब मान लीजिए वो मालिक है, वही जाके उल्टा सीधा क्लास करने लगा, अब कहीं वर्कर उल्टा बोल दिया तो क्या इज्जत रह जाएगा? अब फिर तुम्ही को जब बोलना तो मैनेजर क्यों रखा? तुम्ही को जब बोलना तो मैनेजर, अब तुम्हें उल्टा बोल देगा, बिगड़ जाएगा तो संभालेगा कौन? मैनेजर उल्टा बोलेगा तो संभाला जा सकता है, मालिक है अभी, मालिक के उल्टा बोल देगा तो फिर संभालेगा कौन? फिर संभालने वाला आदमी नहीं बचेगा ना। इसीलिए स्केलर चैन को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है भाई? गड़बड़ हुआ तो थोड़ा सा समझा बुझा के डांट डपट के काम चल जाता है। समझे क्या बोले? लेकिन इमरजेंसी है, आग लग गया है तो मैनेजर खोजेंगे, मैनेजर आएगा तो बोलेगा निकलने। मान लो आग लग गया, इमरजेंसी है तो मालिक है, बाकी मैनेजर कहीं गया हुआ बाहर दिल्ली, इंतजार करेगा, दिल्ली से आएगा तो बोलेगा, तभी बोलेगा कि निकलो। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, गैंग प्लान। समझा बेटा? पता चला मैनेजर का इंतजार करेगा, चलो वर्कर जल के रखोगे उसमें, जाओ। समझा? किसका बात करे? गैंग प्लान। किसका? तो गैंग प्लान माने डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर टू, आगे बढ़े, बात नहीं। गैंग प्लान डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या? जो बोला गया वो करो, जो बोला गया वो करो, बस बात खत्म। बार बार मत पूछो क्या करे नहीं करे। ऑर्डर डेली आते तो पूछते हो किधर बैठे, बैठ जाते हो, ऑर्डर दिया हुआ इधर बैठना है, बात खत्म। तो बैठो चुपचाप, ऊपर हो जाओ। ऑर्डर। नेक्स्ट इक्विटी, इक्विटी माने इक्वल जस्टिस, इक्विटी माने बराबर का न्याय करो। समझे? मान लो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये दरबान है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये दरबान, समझ पा रहे? देखो दोनों का महीना कम बेस होगा, ये बात पचाने लायक है। लेकिन मान लो दोनों गलती किया तो सजा दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, सजा दोनों के लिए। इसको कहते हैं इक्विटी। क्या कहते हैं? इनिशिएटिव, प्रेरणा लो, माने एम्प्लॉय लोगों से पूछो, कुछ करने से पहले एक बार सजेशन ले लो, करना अपना ही है बट सजेशन ले लो, हो सकता है कुछ गलत करने जा रहे, पूछ लो ये काम करे कि ना करे। इनिशिएटिव। और स्प्रेड द कॉप्स, सबके साथ मिलजुल के काम करो, भाईचारा के साथ काम करो, मिलजुल के काम करो भाईचारा के साथ। साइंटिफिक प्रिंसिपल से मैनेजमेंट को दिया था F.W. टेलर ने। साइंटिफिक प्रिंसिपल से मैनेजमेंट को कौन दिया था? पांच प्रिंसिपल था। पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ, जो आता है उस तरीका से काम नहीं करना है, जो स्टैंडर्ड मेथड कहता है उस मेथड से काम करो, जो आता है वैसे ही काम करोगे, ये कोई बात नहीं हुआ। समझे? स्टैंडर्ड मेथड जो कहता है वैसे काम करो, इसको कहते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सुनो ध्यान से, मान लो
ये शिक्षक है, इसको मान लो कंप्यूटर चलाने नहीं आता है तो उसका पेपर बनाना इजी लग रहा है कि हाथ से लिख के दे दे, तो क्या हाथ से लिख के देगा? ये स्टैंडर्ड तरीका आज का है, टाइपिंग करके दो। नहीं आता सीखो, नहीं आता है तो सीखो, पूछो किसी से। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यही बोला कि आपको जो आता है वही चीज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड तरीका जो मेथड कहता है उस मेथड से करो। क्लियर? आगे बढ़े। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए। सबका काम को समझते हुए, सबका काम का इंपॉर्टेंस को देते हुए भाईचारा के साथ काम करो, समझे? दुश्मनी नहीं करना है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, अकेला करने से कुछ भी नहीं होगा। कोऑपरेशन के साथ काम करिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करिए, एक दूसरे को क्या करिए, इसी को कहते हैं कोऑपरेशन। क्या कहते हैं? एग्जांपल दिए थे बहुत बार। एक टीम बहुत बेस्ट था, लेकिन वो टीम जो था ना एक दूसरे से जलन करता था, हार्मोनी नहीं था और कोऑपरेशन भी नहीं था, एक दूसरे को मदद नहीं करता था, लेकिन सब अपने आप में परफेक्ट था, सब बेस्ट काम करता था। समझ पा रहे हैं? तो एक बार क्या हुआ कि मैनेजर उन लोग को बुलाया, उन लोग का जो हेड था बुलाया और बलून फुला के सबका नाम लिख दिया उस पे। जितना जन था उतना ही बलून फुलाया गया और उड़ाया गया। बोला गया कि अपने नाम का बलून खोज लेना है। खोजने में बेटा फोड़ दिया लोग, लेकिन किसी को किसी का बलून नहीं मिला। मेथड 1 था कि अपने नाम का बलून खोजना है। अब कैसे मिलेगा अपने नाम का बलून? समझ पा रहे? ये खोज रहा था किसी और का मिल जा रहा है, ये खोज रहा किसी और का मिल जा रहा है, अब पकड़ने में फूट जा रहा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? दूसरा बार मैसेज, बात नहीं, दूसरा बार मैसेज दिया कि इस फिर बलून उड़ाया, नाम उम लिखा, बोला जिसको जिसका मिलेगा उसको दे देना है, जिसको जिसका मिलेगा उसको। तो मान लो 20 जन है, 20 तो बलून फुला के उड़ाया गया, तो 20 को किसी ना किसी को तो मिलेगा ना। तो जिसको इसको मिला वो पास कर दिया। कितना मिनट में काम हो जाएगा? 1 मिनट। कोऑपरेशन के साथ हुआ ना जल्दी, इंडिविजुअलिज्म में तो हुआ नहीं, खत्म हो गया। नहीं समझा? तो भाईचारा के साथ काम करिए, मिलजुल के काम करिए, अकेला करने से कोऑपरेट करिए। नहीं समझे? कोऑपरेट करिए। समझ गए कि नहीं समझे? किसका बात करें? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रत्येक व्यक्ति को इतना डेवलप करो, इतना डेवलप करो कि बेस्ट सर्विसेज दे, बेस्ट तरीका से काम करे। और लास्ट में मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। समझ रहे? जितना बोला गया उससे ज्यादा काम करो, जितना बोला गया उससे ज्यादा काम करो, बाउंड्री लेस होकर काम करिए। समझ रहे? अगर मान लो कि दिन भर में 10 प्रोडक्ट बेचने के लिए बोला गया तो 100 प्रोडक्ट बेचो। 10 प्रोडक्ट बेचने के लिए बोला गया तो तभी इज्जत मिलेगा, बात खत्म। तभी आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, तभी आप आदमी बन पाइएगा। समझ पा रहे? मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ, माना जितना हो सकता था उससे ज्यादा करेंगे, जितना हो सकता था उससे। यही 5 प्रिंसिपल है। पहला क्या? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। एफडब्ल्यू टेलर का भाई कुछ स्टडी था, जैसे टाइम स्टडी। टाइम स्टडी कहता है कि पता करो कि एक काम को कंप्लीट करने में कितना घंटा का समय लगता है, टाइम स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब होता है वर्कर के बॉडी पे ध्यान दो, किस स्पीड में काम करता है, किस रफ्तार में काम करता है, कैमरा वगैरह से मापा जाता है। इसको कहते हैं मोशन स्टडी। क्या कहते हैं? देखते नहीं गांव में लोग मिस्त्री लगाते तो बैठे रहते हैं, धीरे धीरे करता है तो बोलता है जोर से कर, धीरे धीरे क्या कर रहा है। समझ पा रहे? तेजी से करो, नहीं समझे? फिर भी उसी रफ्तार में करता है। मोशन स्टडी। कौन सा स्टडी? तो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? फैटिग्यू स्टडी। फैटिग्यू स्टडी मैंने कितना देर के बाद रेस्ट देना है ये तय करो, कितना देर के बाद रेस्ट देना है क्या करो। साइंटिफिक प्रिंसिपल से मैनेजमेंट का कुछ एडवांटेजेस था। इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, वर्कर का एफिशिएंसी बढ़ गया था। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट्स मिला, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अटेम्प्ट टू मिनिमाइज वेस्टेज, वेस्टेज कम हुआ। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? और ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज, लोगों का दिमागी तौर पे एकदम चेंज हो गए, लोग चेंज हो गए एकदम दिमागी तौर पे। डिफरेंस आता है एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फोर्ड का डिफरेंस आता है। सुन लो, हेनरी फोर्ड इज द फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फोर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पप्पा है और एफडब्ल्यू टेलर इज द साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पप्पा है। एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पप्पा है और हेनरी फोर्ड किसका पप्पा है भाई?
प्रिंसिपल से मैनेजमेंट या मॉडर्न मैनेजमेंट? प्रिंसिपल से मैनेजमेंट या हेनरी फेल का जो थ्योरी था ये क्या था? मैनेजरियल थ्योरी था। क्या था? और एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो थ्योरी था ये क्या था भाई? इंजीनियरिंग अप्रोच था। कौन सा अप्रोच था? हेनरी फेल का थ्योरी यूनिवर्सल एप्लीकेबल, सब जगह लागू हो जाएगा, लेकिन एफ.डब्ल्यू. का टेलर कहां लागू होगा? अप्लाइड टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, अप्लाइड टू स्पेशलाइज्ड। समझ पा रहे क्या बोल रहे? हेनरी फेल का जो थ्योरी है मैनेजरियल फंक्शन है, और एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो थ्योरी है प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन है। हेनरी फेल का थ्योरी कौन इस्तेमाल करेगा? टॉप लेवल, कौन? और एफ.डब्ल्यू. का थ्योरी कौन इस्तेमाल करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट, कौन भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? बिजनेस करने के लिए एनवायरनमेंट का समझ होना जरूरी है। अगर एनवायरनमेंट का समझ नहीं रखोगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। जैसे फल विक्रेता देखते हैं ना, फल विक्रेता जो फल बिक्री करता है सीजनल फ्रूट्स को बेचने में ज्यादा विश्वास करता है, क्योंकि सीजनल फ्रूट्स बेचने में कमाई ज्यादा होता है, समझ रहे हैं, और प्रोडक्ट मिलता भी है। देखिएगा फल विक्रेता जैसा सीजन आएगा वैसा ज्यादा प्रोडक्ट करके उठाएगा। तो क्या कर रहा भाई? एनवायरनमेंट को समझ रहा है। क्या कर रहा भाई? कपड़ा वाले को, लोगों को देख लीजिएगा, सीजन के हिसाब से वो कपड़ा उठाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले? ठंड का दिन है तो आपको वुलन क्लोथ्स उठा लेंगे, समझ पा रहे हैं। भोले बाबा का दिन है तो गेरुआ कपड़ा ज्यादा बिकेगा, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और दुर्गा पूजा छठ पूजा है तो फैशनेबल कपड़ा, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ कोई भी मैंने फैशनेबल, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो सीजन के हिसाब से वो कपड़ा को उठाते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? ऑफ टाइम हो जाता है तो नॉर्मल कपड़ा, ऑफ टाइम हो जाता है तो नॉर्मल कपड़ा बेचेंगे, समझ पा रहे? तो एक देखिए बिजनेसमैन कितना एनवायरनमेंट को समझ रहा है, एक बिजनेसमैन कितना एनवायरनमेंट को समझ रहा है और उसके हिसाब से काम को कर रहा। तो आपको भी बिजनेस करने के लिए एनवायरनमेंट का समझ होना जरूरी है। इसको हम क्या कहते हैं भाई? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं? समझ गए? कोई भी बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए एनवायरनमेंट का समझ नहीं रखिएगा, वातावरण का समझ नहीं रखिएगा, आपका काम छिटा जाएगा, काम फेल हो जाएगा, काम छिटा जाएगा, काम समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे? आगे बढ़े, बोलिए। अब हम ही लोग पढ़ा रहे हैं, बिजनेस तो कर नहीं रहे, बट एनवायरनमेंट का इसमें भी समझ रखना होता है। समय से सिलेबस कंप्लीट करके देना है, कब सिलेबस को स्पीड करना है, कब सिलेबस को स्लो करना है, कब प्रैक्टिस करवाना है, सबका टाइमिंग होता है। कब जाके मैराथन क्लासेस ऐसे चलाना है, इसका भी टाइमिंग होता है, जब तक क्लास नहीं चलाया जाता है। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो कहने का मतलब है कि इस हिसाब से नहीं चलोगे तो एग्जाम आ जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम आ जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो दिक्कत वाला बात है, समझ रहे? किसका बात कर रहे? फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बोलो क्या बोले? फीचर्स क्या है भाई बिजनेस एनवायरनमेंट का? टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस, ये बाहर का स्रोत है, ये टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। कस्टमर का दबाव रहता है, ओनर का दबाव रहता है, एम्प्लॉय का दबाव रहता है। डायनामिक फंक्शन, बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, बार बार चेंज होता है, तो इंडिकेट करता है क्या चेंज करना चाहिए, इंडिकेशन देता है, ये चेंज करो, ऐसे करो। डायनामिक। अनसर्टेनिटी, कब क्या होगा कौन नहीं, कोई नहीं जानता, अनसर्टेनिटी। समझने क्या बोलो? कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इतना आसान काम नहीं है, बिकॉज देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला, बिकॉज देयर इज नो फिक्स। तो बाहर का फैक्टर है, टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, डायनामिक। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये तमाम क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स है। बालक डिस्टर्ब नहीं करो, सुनो ध्यान से। इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बात नहीं, इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का महत्व को समझना है। क्या फायदा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर समझते हैं तो क्या फायदा हो जाएगा? पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। अपॉर्चुनिटी को पहचान लेंगे कि ये चीज आने वाला है और हमें कौन सा एडवांटेज मिलेगा? फर्स्ट मूवर। कौन सा? माने उस क्षेत्र में सबसे पहले रहेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, समझ पा रहे? कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, चेंज हुआ तुरंत, चेंज हुआ तुरंत कॉपी कर लो, तुरंत चेंज, तुरंत तुम्हारा भी धंधा चलने लगेगा, वैसे ही समझे, तुम्हारा धंधा रुकेगा नहीं। कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस, जो जो संसाधन चाहिए उसको लेके आएंगे, जो जो रिसोर्सेस चाहिए उसको लेके आएंगे। कंपटीटर के पास जो चीज है वो मेरे पास भी है, मेरा भी चलेगा उसका भी चलेगा। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस, टैपिंग यूजफुल, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा,
और बिजनेस एनवायरनमेंट का समझ रखो। कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखेंगे। कस्टमर फोकस, कस्टमर पे हम लोग का ध्यान रहेगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है। किसके इंपॉर्टेंस है? बिजनेस एनवायरनमेंट। किसके इंपॉर्टेंस? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, समझ पा रहे हैं? टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कस्टमर फोकस, कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है। किसके इंपॉर्टेंस है भाई? किसका इंपॉर्टेंस है? बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? बिजनेस एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल माने ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का पॉलिसी क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन का कैपेसिटी क्या है? प्रोडक्शन मेथड, कौन सा मेथड से आप प्रोडक्शन करते हो? फीचर्स ऑफ एचआरएम, कैसा कैसा किस्म किस्म का लेबर रखे हो? एचआरएम कैसा है तुम्हारा? लेबर लोग कैसा है? फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इंटरनल है। ये क्या है? तो इंटरनल में क्या भाई? ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इंटरनल में क्या बोलो? पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन मेथड, फीचर्स ऑफ एचआरएम, फीचर्स ऑफ, ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो चीज होता है, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट में आता है हु आवर कस्टमर, हमारा कस्टमर कौन है? हु आवर कंपटीटर, हमारा कंपटीटर कौन है? हु आवर कस्टमर, हु आवर कंपटीटर, हु आवर इन्वेस्टर, हमारा इन्वेस्टर कौन है? हमारा कस्टमर सभी लोग नहीं हो सकते हैं, हमारा कंपटीटर सभी लोग नहीं हो सकते हैं, और हमारा इन्वेस्टर भी सब नहीं हो सकता, हमको सब पैसा नहीं देगा। समझे क्या बोले? हु आवर सप्लायर, हमारा सप्लायर भी सब लोग नहीं हो सकते हैं, सब लोग से माल नहीं ले सकते हैं। समझ पा रहे हैं? समझ रहे? हु आवर ओनर, मेरा ओनर कौन है? ये माइक्रो है। ये क्या है? माइक्रो। तुम्हारा कस्टमर कौन है? सप्लायर कौन है? ओनर कौन है? कंपटीटर कौन है? ये पहचानो। सब लोग आपके कस्टमर नहीं हो सकते हैं, सब लोग आपके कस्टमर इसको कहते हैं माइक्रो। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है मैक्रो। मैक्रो में आता है पेस्टल, पी फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ई फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एस फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एल फॉर लीगल। ये क्या भाई? पेस्टल। क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को कब एडॉप्ट किए थे? 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को कब एडॉप्ट किए थे? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से क्या फायदा? इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ गया। मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर का डिमांड बढ़ा। रैपिड चेंजेस हुआ टेक्नोलॉजी में, समझ पा रहे? नेसेसिटी फॉर चेंज, जरूरी था चेंज, समझ पा रहे? अच्छा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जहां भी बिजनेस करने जा रहे हो वहां का देख लो पॉलिटिकल पीस कैसा है। समझ पा रहे? एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पीस, समझ पा रहे? सिंगल गवर्नमेंट या मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, समझ पा रहे? माने सिंगल इंजन का सरकार है कि डबल इंजन का सरकार है, ये देख लो। बोलता नहीं है लोग डबल इंजन का सरकार है, माने डबल डबल पार्टी, गठबंधन जिसको कहते हैं। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देख लो। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? वहां का देख लो लोगों का परिस्थिति कैसा है, समझ पा रहे हैं? इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द, ये देख लो, इसको कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। माने वहां के लोग खरीदेंगे कि नहीं, वहां के लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, वहां एक क्रेज होगा कि नहीं, ये देख लो। नहीं तो नहीं चलेगा, क्योंकि उर के लोग, कुछ बिजनेस में उर के लोग नहीं आएंगे, वहीं के लोग आएंगे। इसको कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब देख लो, समाज के लोगों का सोच कैसा है, लाइफ स्टाइल कैसा है, ट्रेंड कैसा है, सोशल बिलीफ क्या है। सोशल ऑब्जेक्टिव, टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव, सोशल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस। मेथड क्या है भाई, कौन सा तरीका से करना है, समझ रहे? कौन सा मेथड से काम चल रहा है, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और लास्ट में लीगल, सरकार जो भी नियम बनाए उसको फॉलो करो, सरकार जो भी नियम बनाए उसको क्या करो। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 डिसीजन लिया गया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991 और फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड इन 1948। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब डिक्लेयर हुआ था भाई? 1948। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया था? 1991। कब आया था? इसमें 3 डिसीजन लिया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन बोला गया सब बिजनेसमैन को आजादी दो, को अपना बिजनेस कर पाए, अपने प्रोडक्ट का प्राइस को तय कर पाए, अपना बिजनेस को बढ़ा पाए, आजादी दे दो बिजनेसमैन को, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू रिमूवल ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइसेंस, रेस्ट्रिक्शन, कोटा एक्सेप्ट फ्यू। समझ पा रहे? तो गिव फ्रीडम किसको? टू द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को फ्रीडम दे दो, समझ पा रहे? टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, वो लोग अपने से प्राइस तय करता है। पुचका वाला प्राइस कौन तय, पुचका वाला का प्राइस कौन तय किया? पुचका वाला, आजादी दिया गया भाई, समझ पा रहे हैं? टू एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, टू ग्रोथ ऑफ बिजनेस,
ये दिया गया आजादी कहां पे? लिबरलाइजेशन। कहां पे? प्राइवेटाइजेशन का मतलब रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सरकार का काम कम हो, इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मोदी जी यही तो कह रहे थे कि जहां सरकार का काम नहीं हुआ, सरकार नहीं रहेगा, अपना सरकार भूमिका को कम करेगा, जहां सरकार का जरूरत नहीं है वहां प्राइवेट के कामों को बढ़ाया जाएगा। तभी लोग कहने लगे देश बेच दिया, देश बेच दिया। अरे भाई प्राइवेटाइजेशन का मॉडल है, तो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, रिड्यूस रोल ऑफ, इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का काम को बढ़ाया गया, पब्लिक सेक्टर के काम को कम कर दिया गया। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट किया, मैंने अपना शेयर बेच दिया प्राइवेट के हाथों। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट इन प्राइवेटाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ था? स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीव्र गति से देश का विकास हुआ। इंक्रीज ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कोष में बहुत पैसा आ गया प्राइवेटाइजेशन की वजह से, समझे? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा देश से टेक्नोलॉजी का लेन देन हो सके। फ्री फ्लो ऑफ ह्यूमन, दूसरा देश से लोगों का लेन देन हो सके। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, पूंजी का लेन देन हो सके। एबॉलिश एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी माफ कर दिया गया, दूसरा देश में प्रोडक्ट बेचिएगा ना कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई जांच पड़ताल नहीं होगा। सरकार कहता है खुलेआम बेचो दूसरा देश को जो बेचना है, समझ पा रहे? एबॉलिश कौन सा? एक्सपोर्ट ड्यूटी। कौन सा? रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया। इंपोर्ट माने कीनोगे ना, उस पर टैक्स को कम किया गया। इस तमाम चीज कहां फैसला लिया गया? ग्लोबलाइजेशन। कहां पे बोलिए? शॉर्ट का फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, तुम्हारे अंदर ताकत क्या है पहचानो। W फॉर वीकनेस, तुम्हारे अंदर कमजोरी क्या है ये पहचानो। O फॉर अपॉर्चुनिटी, मौका क्या आपके लिए, और थ्रेट माने नुकसान क्या है। इसको कहते हैं SWOT। क्या कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है प्लानिंग। प्लानिंग का डेफिनेशन क्या है? प्लानिंग मींस थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, समझ पा रहे? इसको क्या कहते हैं? प्लानिंग। दूसरा भाषा में कहते हैं प्लानिंग इज अ ब्रिज गैप, प्लानिंग इज अ, वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम इस जगह पे खड़े हैं और पहुंचना कहां चाहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। क्या कहते हैं? माने आगे से ही सोच लो, कोई भी काम करने से पहले आगे से ही सोच लो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके लिए करना है, किसके द्वारा करना है, इसको हम कहते हैं प्लानिंग। क्या कहते हैं? प्लानिंग का फीचर्स क्या हो सकता है बताइए तो? प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, परवेसिव, ये तो दो को सूट कर ही जाएगा। कंटिन्यूअस, परवेसिव, कंटिन्यूअस। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, भविष्य की तरफ देखता है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, दिमाग लगता है, दिमाग, समझे? तो ये प्लानिंग का क्या है भाई? प्लानिंग इज अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये प्लानिंग का क्या फीचर्स है तो आराम से लिख दीजिएगा। प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, प्राइमरी फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, फॉरवर्ड लुकिंग, कंटिन्यूअस, परवेसिव। प्लानिंग इज अ कौन सी एक्टिविटी? मेंटल एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? लिमिटेशन क्या, डिसएडवांटेजेस क्या है? रिड्यूस क्रिएटिविटी, हमारे काम को कम कर देता है, ये दिक्कत है। सोच रहे थे कि प्लान किया हुआ है, चलो इसी के हिसाब से काम होगा, हम लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। रिड्यूस क्रिएटिविटी, लैक ऑफ एक्यूरेसी, सही मेरा प्लानिंग हो इस बात का कोई गारंटी नहीं है, मेरा प्लानिंग सही हो, टू द पॉइंट हो, इस बात का कोई गारंटी नहीं। नो गारंटी ऑफ सक्सेस, नो गारंटी ऑफ, गारंटी नहीं है कि सक्सेस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली अफेयर, समय लगता है और महंगा पड़ता है, समय लगता है और ये डिसएडवांटेज है। लिमिटेशन है प्लानिंग का, लिमिटेशन प्लानिंग का क्या है? रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली अफेयर, लैक ऑफ एक्यूरेसी, नो गारंटी ऑफ सक्सेस, नो गारंटी ऑफ, ये क्या है भाई? लिमिटेशन। ये क्या है? प्लानिंग का प्रोसेस है, कैसे करोगे प्लानिंग? पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करो, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग क्या करना है ये तय करो, फिर काम करने जाओगे ना तो आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे से करो, ऐसे से करो, तो अल्टरनेटिव पहचानो, फिर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट होगा मूल्यांकन करो, फिर जो बेस्ट है उसका सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का चुनाव करो, सिलेक्शन करो, उसके बाद इंप्लीमेंट, उसको लागू करिए और फॉलो अप। जैसे मान लीजिए एक तो छोटा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव सेट हो गया कि बर्थडे पार्टी देना, आजकल बर्थडे हिट चल रहा है इसलिए बर्थडे पे एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो ऑब्जेक्टिव है कि आजकल गरीब लड़का भी बर्थडे देना, पार्टी देना चाहता है। सुनिए बात नहीं है, सुनो सुनो सुनो, बोलने तो दो। मान लो बर्थडे का पार्टी देना है, ये ऑब्जेक्टिव है। सुनो ध्यान से, एक छोटा ऑब्जेक्टिव है, ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, एक दिन वाला। बर्थडे पार्टी देना है, अब उसके लिए बर्थडे पार्टी देना है तो बहुत सारा ऑप्शन तुमको दिमाग में आएगा। केक की खिला देते हैं, केक खिला के ठंडा पिला देते हैं, चाउमीन खिला देते हैं, रेस्टोरेंट में लेके चले जाते हैं, हुक्का पिला देते हैं। नहीं समझा? फालतू बात मत करो तुम लोग, इतना लेवल हार्ड मत करो। समझा क्या बोले? नहीं समझ रहा?
घर में बना के खिला देते हैं, मम्मी से कुछ बनवा देते हैं, समझ रहे हैं, तो बलून से डेकोरेट करवा देते हैं, बॉक्स लगा देते हैं, डीजे बजा देते हैं, बहुत सारा अल्टरनेटिव आ गया ना। लेकिन बात नहीं, सबका चुनाव हम नहीं कर सकते, उसमें से जो हमारे लिए बेस्ट हो रहा है, अब इवेल्युएशन करेंगे हमारे लिए बढ़िया कौन है, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, इवेल्युएशन ऑफ हमारे लिए बढ़िया कौन है, सस्ता सुलभ कौन है, समझा। इवेल्युएशन, फिर क्या करेंगे, जो बात नहीं, जो बेस्ट होगा सिलेक्शन, जो बेस्ट होगा, और सिलेक्शन हो गया तो उसके हिसाब से इंप्लीमेंट, फिर फॉलो अप, यही है प्लानिंग प्रोसेस, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के एलिमेंट्स क्या सुन लो, ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग के एलिमेंट्स क्या भाई, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, बालक पढ़ने दीजिएगा, बात मत करिए आपस में। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, एलिमेंट्स ऑफ, पहला क्या ऑब्जेक्टिव, पहला क्या ऑब्जेक्टिव मींस अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का गोल को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, क्या कहते हैं। दूसरा पॉलिसी, पॉलिसी मींस जनरल रिस्पांस इन अ रूटीन प्रॉब्लम, काम करोगे प्रॉब्लम आएगा, तुम्हारा जनरल रिस्पांस क्या होगा, जनरल रिस्पांस। मान लो दुकान ही चलाओगे तो कस्टमर का कंप्लेन आएगा, कस्टमर गुड्स रिफंड करने आएंगे, हो सकता है कस्टमर आपसे तगड़ा भी बात बोलेंगे, जैसे तैसे बोलेंगे, तो आपका जनरल रिस्पांस कैसा होगा ये आप पे निर्भर करता है, इसको कहते हैं पॉलिसी। इसको क्या कहते हैं, तो पहला क्या बताओ, ऑब्जेक्टिव माने तुम्हारा गोल क्या है, पॉलिसी माने जनरल रिस्पांस क्या होगा, प्रोसीजर का मतलब सीक्वेंस ऑफ वर्क, सीक्वेंस ऑफ, पहले कौन सा काम होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, इसको कहते हैं प्रोसीजर। क्या कहते हैं, जैसे स्कूल में प्रोसीजर था ना, पहले प्रार्थना, फिर आपको अटेंडेंस, फिर आपका क्लास लगेगा, टिफिन, फिर क्लास लगेगा, फिर छुट्टी, बात खत्म, कोई टीचर नहीं आया तो ऑफ पीरियड, मजा करो, ये प्रोसीजर है। ये क्या है, तो पहला क्या ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, फिर क्या मेथड, कौन सा मेथड से काम करोगे, मेथड। रूल मतलब यू कैन बी डन, यू कांट बी डन, माने क्या कर सकते हो और क्या, इसको कहते हैं रूल। क्या कहते हैं, रूल कहता है ये काम कर सकते, ये काम, अभी भी तो एग्जांपल दिए थे मंदिर का फोटोग्राफी वाला, समझे, रूल है ये। मेथड, रूल मेथड हो गया। बजट, बजट का मतलब होता है, बजट मींस फ्यूचर प्लान ऑफ मनी, फ्यूचर प्लान ऑफ यूजिंग मनी एंड रिसोर्सेस, फ्यूचर प्लान ऑफ यूजिंग मनी एंड, फ्यूचर में कितना रुपया का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सा साधन का इस्तेमाल करेंगे, इसको बजट कहते हैं। अनुमान लगाओ कितना खर्च करना है, कौन सा रिसोर्सेस को लगाना है, इसको बजट कहते हैं। फिर क्या भाई, प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, डिटेल्स लेआउट ऑफ वर्क, डिटेल्स लेआउट ऑफ, पूरा उसमें लिखा रहेगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, रूल क्या है, मेथड क्या है, सब लिखा रहेगा। प्रोग्राम समझ पा रहे हैं। बजट और प्रोग्राम सिंगल यूज प्लान है, बजट और प्रोग्राम कौन सा प्लान है, और बाकी सारे के सारे स्टैंडिंग यूज है। स्टैंडिंग यूज का मतलब रिपीटेबल यूज, स्टैंडिंग यूज माने बार बार इस्तेमाल करेंगे, और सिंगल यूज का मतलब यूज एंड थ्रो, जैसे लिखो फेंको पेन है ना, लिखो और फेंक दो, तो वैसे सिंगल यूज होता है। सिंगल यूज में बजट और प्रोग्राम एक ही बार होता है, हर साल का बजट प्रोग्राम चेंज होता है, हर साल का बजट प्रोग्राम, हर बार प्रोग्राम एक ही जैसा करोगे, हर बार प्रोग्राम एक ही जैसा करोगे, हर बार एक ही जैसा बजट बनाओगे कि चेंज करेंगे हम, समझ रहे हैं, सिंगल यूज होता है। कौन सा होता है बोलिए, दो तरीके का प्लान है, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान मींस प्लानिंग मेड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म प्लान मींस प्लानिंग मेड फॉर शॉर्ट टर्म प्लान का मतलब प्लानिंग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करेंगे, इसको शॉर्ट टर्म प्लान कहते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान मींस प्लानिंग मेड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म प्लान का मतलब होता है प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। प्लानिंग किसके लिए करेंगे, शॉर्ट टर्म प्लान जो होता है ये क्या होता है, इसमें फोरकास्टिंग इजी होता है। फोरकास्टिंग क्या होता है, इसमें फोरकास्टिंग डिफिकल्ट होता है, माने अनुमान लगाना इसमें इजी है, इसमें अनुमान लगाना डिफिकल्ट है। शॉर्ट टर्म प्लान ऑपरेशनल इन नेचर होता है, काम करने के लिए करते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है भाई, स्ट्रेटेजिक इन नेचर, स्ट्रेटेजिक इन, लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है, स्ट्रेटेजिक इन नेचर, स्ट्रेटेजिक इन। शॉर्ट टर्म प्लान बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस के हिसाब से बनता है शॉर्ट टर्म प्लान। और लॉन्ग टर्म प्लान बनता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड R&D के आधार पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर कौन सा प्लान बनाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान। कौन सा प्लान, तो दो तरीका का प्लान है, कौन कौन सा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्लान में, शॉर्ट टर्म प्लान मींस प्लानिंग मेड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म प्लान मींस प्लानिंग मेड फॉर ऑपरेशनल इन नेचर, स्ट्रेटेजिक इन नेचर। फोरकास्टिंग इजी, फोरकास्टिंग डिफिकल्ट, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, और इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है भैया ऑर्गेनाइजिंग। क्या भाई, ऑर्गेनाइजिंग माने काम को सही ढंग से क्या कर दो, अरेंज कर दो। इट इज अ
second functions of management. It is a second functions of, सुनो ध्यान से, किसका बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजिंग. किसका बात कर रहे हैं? सुनो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप्स है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, काम को पहचानो, काम को, फिर काम को बांटो, डिवीजन ऑफ वर्क, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट बनाओ. क्या बनाओ? फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, लोगों को काम बांट दो, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, काम दे दो. एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उसमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डालो कि कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको, इसको कहते हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है? काम पहचानो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, काम को बांटो, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट बनाओ. क्या बनाओ? डिपार्टमेंट. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, लोगों को काम दे दो. समझ पा रहे हैं? और फिर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उसमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को डाल दो. समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़ते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क. ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच कंसिस्टिंग मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल पर्सन. मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंपनी का ढांचा है जिसमें मैनेजरियल भी पर्सन होगा और नॉन मैनेजरियल भी पर्सन होगा. इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. क्या कहते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क इन विच कंसिस्टिंग मैनेजरियल पर्सन एंड नॉन मैनेजरियल पर्सन. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक तरीका का फ्रेमवर्क है जिसमें मैनेजरियल लोग भी होते हैं और नॉन मैनेजरियल लोग भी होते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 4 तरीका का है: फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन माने काम का डिवीजन करो फंक्शन के हिसाब से, काम का डिवीजन करो फंक्शन के. डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन माने काम का डिवीजन करो आप प्रोडक्ट के हिसाब से, काम का डिवीजन करो प्रोडक्ट के, इसको कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन. लाइन ऑर्गेनाइजेशन माने इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. एक साथ खड़ा कर दो, ऑर्डर दो तो फिर आपको लाठीचार्ज चालू हो जाएगा. देखते ना कैसे खड़ा होता है लोग, मिलिट्री लोग, सैनिक लोग कैसे खड़ा होता है. एक बार फायर का ऑर्डर दो तो फायर ही करेगा, बात खत्म. इसको कहते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन. क्या कहते हैं? आप लोग का प्रार्थना जो होता है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता है. लाइन लगा दिया जाता है, फिर प्रार्थना होता है, सब लोग एक सुर में गाते हैं. इसको कहते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन. क्या कहते हैं? लाइन एंड स्टाफ, उस लाइन में एक एक्सपर्ट बना दो, एक्सपर्ट टीम दे दो, इसको कहते हैं लाइन एंड स्टाफ. लाइन लगा रहेगा, सबका एक हेड बना दो, इसको कहते हैं लाइन एंड स्टाफ. क्या कहते हैं? तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू मेजर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू मेजर. और डिविजनल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू मेजर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू मेजर. फीचर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर क्या होता है? डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फंक्शन. फंक्शनल स्पेशलिस्ट इन द इंचार्ज, इसका कौन हेड होगा? फंक्शन स्पेशलिस्ट. ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होता है और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड वायलेटेड. यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया जाता है. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो. आगे बढ़े हम लोग, सुनिएगा ध्यान से. 2 तरीका का और ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल. फॉर्मल, इनफॉर्मल. सुनो ध्यान से. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसी. रूल्स और पॉलिसी के वजह से जिसका जन्म होगा उसको कहते हैं फॉर्मल. क्या कहते हैं? और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइज होता है एज अ सोशल इंटरेक्शन ऑफ पीपल. सोशल इंटरेक्शन ऑफ लोगों के इंटरेक्शन से जो ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है उसको कहते हैं इनफॉर्मल. क्या कहते हैं? फॉर्मल माने रूल्स के हिसाब से बात करो, पॉलिसी के हिसाब से बात करो, सिस्टम में बात करो, इसको कहते हैं फॉर्मल. क्या कहते हैं? इनफॉर्मल माने जैसे तैसे बात करो, जैसे मन करेगा वैसे करो, इसको कहते हैं इनफॉर्मल. क्या कहते हैं? जैसे आप कॉल सेंटर में फोन करिएगा तो आपसे कैसे बात होता है? फॉर्मल. आप जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? इनफॉर्मल. गाली भी देते हैं तो वो गाली नहीं देता है, वो लोग बोलता है कि सर आप इस तरीका का अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, सर आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, आपका कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है. 3 बार बोल के काटता है लोग, समझे? तुम तो अनफॉर्मल गरिया रहे हो, दे रहे हो धड़ाम द्रुप. समझा क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहा है? तो इनफॉर्मल पहले ज्यादा होता था, मेरा पैसा काहे काटा, समझ पा रहे हैं? आजकल कम होता है, पहले होता था. समझाए? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म कैसे होता है? अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसी. इनफॉर्मल का जन्म कैसे होता है भाई? अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन. फॉर्मल को तोड़ोगे पेनल्टी लगेगा. ए दीदी, फॉर्मल को तोड़ोगे पेनल्टी, इनफॉर्मल को तोड़ोगे तो पेनल्टी नहीं लगेगा. फॉर्मल का लीडर मैनेजर होता है, इनफॉर्मल का लीडर कोई भी हो सकता है. समझे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? फॉर्मल का ऑब्जेक्टिव है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इनफॉर्मल का ऑब्जेक्टिव है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एज वेल एज मेंटल सेटिस्फैक्शन, एज वेल एज. केट्स डेविस का कहना था
केस डेविस का कहना था कि एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एवरी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ क्लॉक ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल जो है ना फॉर्मल का क्लॉक की तरह काम करता है। ये कौन बोला था? केस डेविस। कौन बोला था? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से फायदा है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाएगा, सिस्टमेटिक वर्क होगा, समझ पा रहे? टॉप लेवल मैनेजमेंट का कंट्रोल रहेगा, ये सब एडवांटेजेस है, समझ पा रहे? यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाएगा। इनफॉर्मल का एडवांटेज है कि स्पीड होता है। क्या होता है? सोशल नीड्स का फुलफिलमेंट हो जाता है, क्योंकि डिसीजन तुरंत डिसीजन ले पाते हैं। किसका फायदा भाई? इनफॉर्मल। किसका फायदा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का तीन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी माने काम को छोटे छोटे पार्टों में बांट दो और वर्कर को दे दो करने के लिए, इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ काम को छोटे छोटे पार्टों में बांटो और वर्कर को दे दो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डिवाइडेड द होल वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट एंड डेलीगेट टू द वर्कर, वर्कर को दे दो, इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का तीन एलिमेंट्स होता है, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। बोलो क्या बोले हैं? जोर से बोलो। अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मींस पावर टू टेक द डिसीजन, अथॉरिटी माने पावर जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, वादा करते हैं कि काम को हम पूरा कर देंगे। इट कैनॉट बी डेलीगेटेड। रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लिया जाता, दिया नहीं जाता। हम एग्जाम को अच्छे से पास कर रहे हैं, जिम्मेवारी हमारा है, तो ये जिम्मेवारी आप लोग किसी और को नहीं दे सकते हैं, इसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट द परफॉर्मेंस, आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट द, सुन रहा है? अकाउंटेबिलिटी माने आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट द, जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही, समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाब आपको देना पड़ेगा। आगे बढ़े हम लोग। दो टॉपिक इसमें और था भाई, क्या था? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अपने हाथों में डिसीजन को रखो। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सुटेबल फॉर। और डिसेंट्रलाइजेशन मींस पावर गिवन इन मोर हैंड्स। डिसेंट्रलाइजेशन मींस पावर गिवन इन, इट इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन है। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या भाई? सेंट्रलाइजेशन। क्या है? समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? डिसेंट्रलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस है कि क्विक एंड बेटर डिसीजन, रिड्यूस वर्कलोड, समझ पा रहे? मैनेजरियल डेवलपमेंट होता है, बेटर कंट्रोल हो जाता है। ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स क्या है? कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन चीजों को पूरा करने के लिए करते हैं। डिवीजन ऑफ और काम का हम विभाजन कर देते हैं। और ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटी है। कौन सा एक्टिविटी है भाई? ग्रुप रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है डायरेक्टिंग। अच्छे से सुना। नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग। नेक्स्ट चैप्टर क्या है भाई? सुनो ध्यान से। बालक मुंह बंद करिए तभी जाकर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छे से सुनो। सुन रहे हो? क्या कर रहे हो आज? खोज के क्या करोगे तुम लोग? तुम लोग को कोई लाभ नहीं है। बुक पलट के बंद करो, जो पढ़ा उसको पलट के लाभ है। तुम पलट के क्या करेगा? सुना, तुमको थ्योरी पढ़ना, तुम लोग को जो दिए। सुना, स्टाफिंग मींस चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग का मतलब होता है सही व्यक्तियों का चुनाव करना सही काम के लिए। सही व्यक्तियों का चुनाव करना, इसको हम कहते हैं स्टाफिंग। क्या कहते हैं? स्टाफिंग। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? स्टाफिंग का कुछ फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है। स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस है कि ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल, लाख लोगों को लेके आओ। हाई परफॉर्मेंस, हमारा परफॉर्मेंस क्या रहता है? हाई रहता है। कंटिन्यूअस ग्रोथ रहेगा, समझ पा रहे? और जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका पूरा पूरा यूज करो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, समझ पा रहे? रिसोर्सेज इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब का हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। स्टाफिंग एचआरएम का पार्ट है, क्योंकि एचआरएम के तहत लोगों को मैनेज किया जाता है और स्टाफिंग के तहत भी लोगों को मैनेज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं स्टाफिंग किसका पार्ट है? एचआरएम। एचआरएम माने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। नारायण मूर्ति साहब का कहना था कि हम लोग हमारा एसेट प्रत्येक दिन इवनिंग को इंतजार करता है कि नेक्स्ट एम्प्लॉय कब आएगा। और ये जो हमारा एसेट है ये महा एसेट है। स्टाफिंग जो एसेट है ये कौन सा एसेट है? किनका कहना था भाई? नारायण मूर्ति साहब का कहना था। चलिए, नरेंद्र मोदी ने, नारायण मूर्ति। फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का फीचर्स क्या है? ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, बात नहीं। पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ये हिस्सा है। परवेसिव फंक्शन सब जगह लागू है। कंटिन्यूअस फंक्शन हर जगह, समझ पा रहे? स्टाफिंग क्या भाई? पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस। परवेसिव तो हर जगह सूट करे। कंटिन्यूअस माने स्टाफ तो भाई लगातार चाहिए, सही लोगों का लगातार चुनाव तो करना पड़ेगा। परवेसिव हर जगह लागू है। वाइड स्कोप है इसका, समझ रहे? ये फीचर्स है। किसका फीचर्स है?
स्टाफिंग। किसका फीचर? स्टाफिंग का प्रोसेस, कैसे स्टाफ लेके आओगे, इसका प्रोसेस है। पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, पता करोगे तुमको कितना वर्कर चाहिए। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड एंड वर्कफोर्स। वर्कलोड माने मान लो पता चला कि 20 एम्प्लॉय काम संभाल लेगा, लेकिन काम का इतना प्रेशर है कि 20 बढ़िया से नहीं कर पा रहा, मतलब और 5 वर्कर चाहिए, 25 लगेगा। इसको कहते हैं वर्कफोर्स, काम का ज्यादा प्रेशर है। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कितना लोग लगेगा ये पता करो ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड एंड वर्कफोर्स। उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट करो। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को बताओ कि हमारे यहाँ वैकेंसी है, आके अप्लाई करिए। रिक्रूटमेंट में जानकारी देना। रिक्रूटमेंट मींस इंड्यूसिंग टू द पीपल, समझ पा रहे हैं? गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसी टू द पीपल, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसी टू द पीपल, इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, ये पॉजिटिव प्रोसेस है। फॉर्म भर के खुशी होता है कि नौकरी के लिए हम अप्लाई किए हैं, समझे? क्लियर है क्या? नेक्स्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन माने चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू। टेस्ट और इंटरव्यू के हिसाब से बढ़िया वाला कैंडिडेट का चुनाव करेंगे हम, समझे? इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। इट इज अ तो पहला क्या, कितना वर्कर चाहिए पता करो, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्रूटमेंट करो, लोगों को बताओ। फिर लोग आएंगे तो उसमें से सिलेक्शन करो। फिर जो आ गया उसको ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट दो। ट्रेनिंग माने अपना काम सिखाओ। ट्रेनिंग रेफर्स टू टीचिंग ऑफ टेक्निकल स्किल ओनली। ट्रेनिंग रेफर्स टू टीचिंग ऑफ टेक्निकल स्किल, अपना काम सिखाओ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड अब फिर उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करो, कैसा काम कर रहा, नहीं कर रहा, ग्रेडिंग दो, रैंक दो उसको, कैसा काम कर रहा, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये स्टाफिंग का प्रोसेस है। स्टाफिंग का तो पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और क्या, परफॉर्मेंस अप्रेजल। रिक्रूटमेंट का मतलब इंड्यूसिंग टू द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को जानकारी देना कि लोग आके हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट का 2 स्रोत है, 2 जगह से एम्प्लॉय लाएंगे, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल माने मान लो इतने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं ना, इसी में से किसी को मैनेजर बना दिए, इसी में से किसी को कहीं भेज दिए, इसको कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं? ट्रांसफर, प्रमोशन। ट्रांसफर, इसी में से किसी का पोस्ट छीन लिया, डिमोशन। ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, बोलो क्या बोले? ये इंटरनल सोर्सेस है। एक्सटर्नल सोर्सेस सुन लो ध्यान से, बाहर से एम्प्लॉय लेके आएंगे। कहां से एम्प्लॉय लेके आएंगे? बाहर से एम्प्लॉय लेके आएंगे। इसको कौन सा स्रोत कहते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेस। कौन सा? बाहर से एम्प्लॉय कहां से लेके आओगे? न्यूज़पेपर में बताओ, सोशल मीडिया में बताओ, इंटरनेट में बताओ, समझ पा रहे हैं? फैक्ट्री का गेट पे चिपका दो, लगा दो कि हमको 4 वर्कर चाहिए। एम्प्लॉय वर्क्स इन, कभी कभी एम्प्लॉय अपने आ जाता है, कोई काम है क्या दीजिएगा। एम्प्लॉय रिफरल्स, या बोल दो कि भाई थोड़ा बुला लाना ना किसी को काम के लिए, हमारे यहाँ वैकेंसी है। एम्प्लॉय रिफरल्स, लोगों को बोलो। ये एक्सटर्नल सोर्सेस है। कौन सा सोर्सेस है? तो एक्सटर्नल सोर्सेस क्या क्या है भाई? एक्सटर्नल सोर्सेस क्या क्या है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फैक्ट्री गेट, एम्प्लॉय वर्क्स इन, एम्प्लॉय रिफरल्स, ये सारे के सारे कौन से स्रोत है भाई? एक्सटर्नल सोर्स है। कौन सा सोर्स है? बोलिए, आगे बढ़े हम लोग, बोलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे करोगे? सिलेक्शन के लिए पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन चेक करो सही से भरा कि नहीं। फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, बुलाओ एग्जाम देने के लिए। फिर क्या? मेडिकल एग्जामिनेशन, शरीर का चेकअप कराओ, कहीं बीमारियां तो नहीं है, मेडिकल एग्जामिनेशन, समझ पा रहे? फिजिकल फिटनेस, ले के दौड़ धूप कराओ उसको, फिजिकल फिटनेस। कौन सा? बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, उसका चेक करो बैकग्राउंड कैसा है, आतंकवादी तो नहीं है कहीं, चेक करो, ये बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, समझ पा रहे? फिर बुलाओ उसको, फिजिकल इंटरव्यू लो, तो बुरा देखो कि देखने में कैसा लगता है, कागज पत्र ठीक है कि नहीं, फिजिकल इंटरव्यू। फिर फाइनल डिसीजन, और फिर सिलेक्शन डिसीजन, फाइनल डिसीजन, सिलेक्शन डिसीजन, जॉब ऑफर। जॉब तो क्या करेंगे भाई? पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना इसको तय करो। फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, और क्या बोले? इंटरव्यू लो उसका, फाइनल सिलेक्शन डिसीजन लो, समझ पा? फिर जॉब ऑफर। जॉब इस सिलेक्शन का क्या भाई? प्रोसेस है। ट्रेनिंग रेफर्स टू टीचिंग ऑफ टेक्निकल स्किल ओनली, और डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल कैरियर ग्रोथ। ओवरऑल ट्रेनिंग देने का 2 मेथड है। ऑन द जॉब, काम के दौरान सिखा देंगे। ट्रेनिंग गिवन एट द टाइम, हाँ 10 मिनट। ट्रेनिंग गिवन एट द टाइम ऑफ वर्क, ट्रेनिंग गिवन एट द टाइम ऑफ, काम के दौरान ही सिखा देंगे, इसको कहते हैं ऑन द जॉब मेथड। क्या कहते हैं? ऑफ द जॉब मेथड का मतलब होता है ट्रेनिंग गिवन अवे फ्रॉम द जॉब पोजीशन, अवे फ्रॉम द, कहीं दूर दराज ले जाएंगे वहां पे सिखाएंगे आपको, इसको कहते हैं ऑफ द जॉब। क्या कहते हैं?
ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस आता है, सुनो ध्यान से, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस आता है। ट्रेनिंग रेफर्स टू टीचिंग ऑफ टेक्निकल स्किल ओनली, डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल कैरियर प्रोस्पेक्ट। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म पीरियड। ट्रेनिंग देंगे ऑन द जॉब मेथड से, डेवलपमेंट देंगे ऑफ द जॉब मेथड। कौन सा? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? ट्रेनिंग जो होता है जॉब ओरिएंटेड होता है, डेवलपमेंट कैरियर ओरिएंटेड। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड और डेवलपमेंट कौन सा ओरिएंटेड? कैरियर ओरिएंटेड। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का डायरेक्टिंग। क्या बोलिए? सुना ध्यान से, डायरेक्टिंग का मतलब क्या? सुन लो, अच्छा सुनिए। डायरेक्टिंग का मतलब लोगों को इंस्ट्रक्शन देना, issuing इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग टू द पीपल। लोगों को इंस्ट्रक्शन देना क्या करना है, गाइड करना, उसको मोटिवेट करना और अपने हिसाब से काम को करवाना, इसको कहते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज अ फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग इज अ फोर्थ फंक्शन ऑफ। डायरेक्टिंग का फीचर्स क्या है? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, बताते ही काम चालू हो जाता है, बताते ही काम। डायरेक्टिंग टेक प्लेस